तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, ठीक है, और बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस किया था, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था, एंड एप्लीकेशन ऑफ द बायो सावर्ट लॉ में वन एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी? रिंग से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सर्कुलर रिंग। पूरी रिंग है तो क्या होगा, सेमी सर्कल है तो क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा क्या होगा, किसी भी एंगल के लिए भी क्या होगा, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी या नहीं की थी? की थी। आज हम लोग उसी को एप्लीकेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं, और वो जो एप्लीकेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। तो इस टाइप की एक रिंग है, इसकी एक्सिस यहां से पास होती है ऐसे, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, लेट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअली ये जो रिंग होती है, इस टाइप की आपकी रिंग है, ठीक है, और इसका जो यहाँ से जो पॉइंट जा रहा है, ये क्या है? इसकी एक्सिस है। ये क्या है? इसकी एक्सिस है। इस पे कोई पॉइंट है आपका, उस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग एक करंट एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? dl। दूसरा करंट एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे जिसकी भी लेंथ कितनी है? dl। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी रेडियस ले लेते हैं कैपिटल R, ये डिस्टेंस है x, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्मॉल r। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टू द लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग के और उस प्लेन के भी क्या होती है? परपेंडिकुलर। कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंडेंसी है, पता है इतने मैंने? कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो अलोंग द लाइन होता है, होता है कि नहीं होता है? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, करंट एलिमेंट और करंट की डायरेक्शन जो है, उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो जो लाइन जोड़ने वाला ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखने में ऐसा दिखेगा। ये dl1 का, तो यहाँ पे क्या होगा? db1। इस तरह से इसका जो वेक्टर आएगा यहाँ से वो क्या होगा? db2। ठीक है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दोनों ये सेम अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा? थीटा। क्योंकि जस्ट अपोजिट है, अपोजिट में क्या होगा? ये सेंटर से जो एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है उस पे सेम एंगल पे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके कंपोनेंट अगर लेते हैं हम लोग, यहां से अगर देखो आप लोग तो क्या होगा इसमें? एक ऐसे ले सकते हैं इसके कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं, ले सकते हैं, इधर भी हो सकता है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 बन रहा है। ये थीटा है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अब आप बताइए ये वाले जो एंगल होंगे ये कितना होगा? थीटा। ये भी कितना होगा? थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जो थीटा के साथ का कंपोनेंट होता है किसका होता है? वो कॉस का। तो ऊपर जो कंपोनेंट है वो आपका कौन सा होगा? यहाँ पे देखें तो ये db1 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? db2 कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट आएगा कौन सा आएगा? साइन का, db1 साइन थीटा और db2 साइन थीटा। कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा। यहां से आपको एक चीज नजर आ रही है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी।
तो dB1 का मैग्नीट्यूड और dB2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो दो कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब जैसे ही यहाँ हमने दो अपोजिट पॉइंट लिए हैं, ये जो रिंग अपने पास ऐसी दिख रही है, ये हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया है, इसमें कोई भी पॉइंट आप दो लोगे यहाँ से, तो दो पॉइंट आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो कोसाइन कंपोनेंट जितने भी होंगे वो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ये साइन कंपोनेंट सबके सब क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर हम लोग देखें कि हियर कोसाइन कंपोनेंट of magnetic field will cancel each other. Will cancel each other. ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एंड साइन कंपोनेंट विल बी एडेड। तो साइन कंपोनेंट के लिए ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड किस लिए करते हैं, इंटीग्रेशन से। तो हमारे पास जो b होगा दैट इज b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db साइन फाई, या साइन थीटा, यहाँ पे तो साइन थीटा ले लीजिए, db साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो db की वैल्यू क्या होगी, db इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी आर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा मान लीजिए आपका कितना आई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये जो थीटा है ना इसको आप या तो फाइव लिख दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि ये थीटा अलग है और वो यहाँ पे एंगल दिखा रहा है। ये किस में होता है, जो यहाँ पे जो थीटा लिखते हो वो आपका क्या होता है, एंगल बिटवीन दी करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग टू दी पॉइंट। अब ये आपकी रिंग है, मान लीजिए ऐसी आपकी ये रिंग है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, यहां से जो लाइन ज्वाइन होगी करंट आ रहा है ऐसे, टेंजेंट बनाओगे, ये पॉइंट ऐसे है आपका। अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर टेंजेंट बनाओ वो कैसी बनेगी, ऐसे, और करंट ऐसे है, सॉरी लाइन ऐसे है, दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग में एंगल कितना आएगा बेटा, कोई भी आपके पास कड़ा है तो कड़े में देख लीजिए कि ऐसे आपके पास है, इसके ऊपर टेंजेंट बनेगी, तो इसका हर एक पॉइंट पे इस जो अपनी कर्व सर जो अपना रिंग बन रहा है, इस रिंग का हर एक पॉइंट इस लाइन से क्या होगा हमेशा 90। वैसे भी टेंजेंट आपको पता है रेडी से क्या होती है, अपेंडिकुलर होती है, तो वो कंसेप्ट याद रह जाएगा। तो यहां से फाई जो है वो फाई कितना होगा अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा, तो dB इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कुलराज, पक्का, ठीक है तो कर देते हैं। चलिए तो यहां पे देखिए हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा हटा मत देना आप लोग, ये साइन थीटा हटा मत देना, क्योंकि ये थीटा तो क्या है, यहां से जो एंगल बन रहा है वो वाला है, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब अपने पास देखो इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो ये साइन थीटा कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है, ये म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, ये 4 पाई भी क्या है कांस्टेंट, और करंट भी क्या है, तो केवल कौन सी वेरिएबल चीज है, डीएल, क्या है वेरिएबल, डीएल। तो अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए जो कांस्टेंट उसको बाहर लेते हैं, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन करने के लिए लेंथ कहां से कहां वेरी करेगी आपकी, ये एलिमेंट जो आप पूरे सर्कल में जाओगे तो 0 टू 2 पाई आर, 0 टू 2 पाई आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा बताओ, यहां से
बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² इंटू साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल 0 टू 2πr। तो पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं बेटा, अपर म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² साइन थीटा 2πr माइनस 0। तो यहां से 2π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा उन पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2r² इंटू r इंटू, ये बचेगा नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा बताओ, ये बचेगा। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इस साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या बेटा यहाँ पे, आर, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, स्मॉल आर। पक्का ये बनेगा, है पक्का, 100% हो, है? नहीं बनेगा। सुन लो, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हाइपोटेन्यूज ये बना है आपका, है? ये 90 का नहीं होता है। दिखने में ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे ये रिंग है, यहाँ से जो आपका है ना, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर, आपने सर्कल देखा होगा ना, सिंपल सर्कल देखो ऐसा, ये सर्कल होता है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर इस टाइप का जो होता है, सॉरी एक मिनट, अब इससे मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये 90 थोड़ी होता है, ये नहीं होता है, ये 90 होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, ये दूसरा एंगल रहता है, ये हाइपोटेन्यूज बनता है, ये क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आर, हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालो, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आर, एक्स इक्वल टू कितना होगा उन पास, अंडर रूट, ये होगा, ये पक्का है क्या, सही कर रहा हूं मैं जो कर रहा हूं अभी तक, हम्म? तो तुम बोलो, लिख देता हूं, लो, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r² 2r² इंटू r² अपॉन एक्स, लिख दूं, ऐसे लिख दूं, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? क्या, ये तो अलग चीज है बेटा, यहाँ पे अलग चीज है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आप क्या लोगे, यही लेना है, ठीक है। क्यों लेंगे बताता हूँ उसका कारण अभी, ठीक है। उसका कारण क्या है वो तो बताया नहीं तूने, फिर दिख रहा है, दिखने से नहीं होता, बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। दिखती है वो सब, ऐसा नहीं होता है। अब सुनो, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया उन पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे भी आर आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी एक बार छोड़ देते हैं। अब क्या होगा बताओ, यहाँ से बी इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2r³, ये हुआ। तो क्या होगा आगे देखिए अभी, अब देखिएगा, यहां से देखो, ये जो अपने पास r है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, r² इक्वल टू r² प्लस x²। तो r इक्वल टू क्या होगा, r² प्लस x² की पावर 1/2। तो यहाँ पे वैसे डालते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2 r² प्लस
एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 और ऊपर क्या 3 है ना, तो 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2। अगर आपको पूछे बी सेंटर पे कितना होगा, बी एट सेंटर, सेंटर पे निकालना है तो सेंटर पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास बी सी कितना आएगा यहाँ से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या बचेगा हमारे पास, बी सी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r³। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बी सी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हमने पहले डेराइव किया था कि नहीं किया था, किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अलग क्यों हुआ, ये सर्कल का तो अलग होता है। अब देखो सर्कल में आप क्या करते हो, इस टाइप से टेंजेंट डालते हो, वो इसके परपेंडिकुलर इस टाइप अलग। यहाँ पे आप कहाँ डाल रहे हो, ऐसे खड़ा है ना, किसी के पास नहीं है, देखो, हाँ ये दे दो ना। देखो ये सर्कल है, इधर देखो, अगर आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल पे ऐसे आप डालते हैं ना, तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये यहाँ वाला पार्ट ये परपेंडिकुलर होता है इसके। अब आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे मैच कर रहे हो, तो यहाँ से ये किसके परपेंडिकुलर पता है, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं हुआ ऐसे तो, बट यहाँ से आपने करंट एलिमेंट का परपेंडिकुलर लिया था। करंट एलिमेंट तो क्या होगा, इसके टेंजेंट बनेगी, तो करंट एलिमेंट का क्या है, परपेंडिकुलर है, पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर थोड़ी हुआ, परपेंडिकुलर यहाँ से बना ये वाला, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, ऊपर वाला को हाइपोटेन्यूस लिया है। तो हाँ हाँ, देखो इस सर्कल में ये आपकी ऐसी रिंग है, और आप जो ले रहे होते हैं ना, पहले सर्कल जो होता है ना नॉर्मल ऐसा होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें, ध्यान देना एक बार, अगर यहाँ से ऐसा लें तो इस केस में तो ये क्या बनता है, ये हाइपोटेन्यूस बनता है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस टाइप से चीजें हैं, तो इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका, हाइपोटेन्यूस बनेगा। इस चीज का फर्क रखना यार, समझ में आ गई बात। अब कंफ्यूजन नहीं है कोई, कॉन्फिडेंस रहोगे पक्का। चलो, तो ये तो हो गया आपका कि किसी भी सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, क्या पढ़े अगला कंसेप्ट बताइए। इसके अंदर वैसे अलग अलग पार्ट है, आप चाहो तो ध्यान रख सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं। हेमोल्ड्स कॉइल होता है, हेमोल्ड्स कॉइल्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉइल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉइल्स विच आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस में सेपरेट होती है, और उनके बीच का उनका वर्क होता है टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का तरीका होता है कि ये एक कॉइल है, दूसरी इसी के पास कॉइल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, जितनी इनकी रेडियस है। अब इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जब इससे अपन ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड का, इन बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बी, ये मान लीजिए यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होगा, यहां से जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, ये जो रिंग है इसकी जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हाईएस्ट है, आगे जाके क्या होगा, कम होता रहेगा। क्या होगा, कम। इसका भी क्या होगा, आगे जाएगा तो कम होगा। ये दोनों यहाँ पे आगे लगभग एक दूसरे से इक्वल होगी, तो इन दोनों का सम होगा यहाँ पे। क्या होगा, दोनों का सम, सेंटर पे इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब ये वाला कम है तो ये वाला बढ़ जाएगा। इधर देखो, ये वाला जब बहुत कम आएगा इधर आएगा, तो जब ये वाला कम है तो ये वाला क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब ये वाला कम है तो ये वाला क्या हो गया, ज्यादा। तो इन दोनों का सम लगभग क्या रहता है, बीच में कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसका, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी बेटा, r/2। क्या है, r/2। तो बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू नॉट आई r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। x इक्वल टू कितना लोगे बेटा आप लोग, r/2। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई r² अपॉन 2r² प्लस r² अपॉन 4।
आर बाई टू का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन पावर 3/2। तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ पे बताओ ये वाला, म्यू नॉट आई सॉरी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया 5r हो गया यहाँ पे, तो 2 × 5r² अपॉन 4 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब समझते हो, 3/2 क्या होता है, जैसे मैं बोला x⁻³ इसका मतलब क्या हुआ, x इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू, क्योंकि एक पावर फुल है और एक पावर कितनी है इसकी, x इंटू एक्स की पावर हाफ, तो दोनों पावर ऐड होगी, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको लिख दो 5√5, 5√5 अपॉन 4√4, और ये r की पावर 2 और r की पावर 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बचेगा r की पावर 3। तो फाइनली सॉल्व करने से क्या बचेगा बताओ आपका, इसका 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर आएगा b इक्वल टू 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r। ये होता है एक के एक्सिस पे। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये तो एक का निकला, इन दोनों का क्या होगा यहाँ पे एड होगा, तो नेट कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, इन दोनों का सम होगा, मतलब 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5r। और ये जब बी सेंटर का जो होता है, बी नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, बी नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे 16 अपॉन 5√5 बी सेंटर। कैसे निकाला ये पता चला, क्यों हुआ ये वाला, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 16 हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r किसका होता है, सेंटर का होता है, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और पहले से क्या था 8 अपॉन 5√5 पहले से था कि नहीं था, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। ये हेमहोल्ट्ज कॉइल होती है, क्या होती है हेमहोल्ट्ज कॉइल। अगर आपको कुछ इस टाइप की क्या बना के दे दे, केस स्टडी बना के दे दे, तो हेमहोल्ट्ज देकर डरना मत, उसका वर्क क्या है, क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात। तो कंसेप्ट किसका है, एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग, उसी कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट चलता है, हेमहोल्ट्ज कॉइल का कंसेप्ट चलता है। यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, केस स्टडी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, केस स्टडी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन, क्योंकि अब ये सिलेबस में है, आपके पास सर्कुलर रिंग तो है सिलेबस में, है कि नहीं है, उस रिंग के एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड भी सिलेबस में, उससे लिंक करके क्या दे देगा वो, इस टाइप की केस स्टडी दे सकता है। तो ध्यान रखें। हाँ बोल, वो तो सोलर अलग है ना, वो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता ही है वो तो, हाँ, वो अलग चीज है। समझ आगे चीजिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है पता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, line integration of the magnetic field will be equal to mu naught times of the total current through the ampere loop या conductor. So according to ampere circuital law, line integration of magnetic field P dot dl equal to mu naught summation of I, mu naught summation of I, यह होता है म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं इसमें एक लाइन के अकॉर्ड अलोंग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था गॉस लॉ, उस गॉस में क्या होता है, वी विल इंटीग्रेट अलोंग ए सरफेस, सो दैट इज द सरफेस इंटीग्रेशन, एंड इन एम्पियर सर्किटल लॉ वी विल इंटीग्रेट अलोंग ए लाइन, वी विल इंटीग्रेट अलोंग ए line, so that is line integration. In Gaussian law or Gauss law, we consider a surface, Gaussian surface, but here we will consider ampere loop, ampere loop. That means here length is important, but in Gauss law surface area is important. दोनों चीजों में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है, एम्पियर लॉ में क्या डिफरेंस है और गॉस लॉ में, समझ में आई बात। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन देख लेते, एक एप्लीकेशन आज पढ़ेंगे, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लेंथ वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके अंदर से यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है आई। कितना फ्लो हो रहा है, आई। इससे एक डी डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। डी डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एम्पियर लूप एज्यूम करूंगा। इस टाइप से क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप एज्यूम करेंगे। अब यहां देखो, ये आपका कंडक्टर है, इसके साइड में आपने क्या किया, एक ऐसा एम्पियर लूप एज्यूम किया। अब मुझे बताओ, कंडक्टर के अंदर अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे सर्कुलर होगी कि नहीं होगी, सर्कुलर होगी। तो अब हम लोग जब इसके अंदर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ क्या होगा, ललित एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई तो यहां पे कितना है, आई के इक्वल है। अब एक चीज मुझे बताओ कि यहां पे आपका जो बी डॉट डी एल वैक्टर लिखा मैंने, तो बी डी एल कॉस थीटा होगा, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। थीटा कितना होगा यहां पे, क्यों हुआ जीरो, पता चल गया ना। क्योंकि जो हमने जब सर्कुलर लूप बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे है और इस लूप की डायरेक्शन भी कैसे है, ऐसे ही है। दोनों में एंगल क्या हुआ, जो डीएल लेंथ का कंपोनेंट लोगे इसका भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, ऐसे ही है। दोनों सेम डायरेक्शन में, एक नहीं है। इसका मतलब थीटा कितना हुआ, कितना हुआ, जीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैंने यहां पे एक ये गोला लगा रखा है इसके ऊपर, इसका मतलब समझते हो, क्लोज इंटीग्रेट, क्लोज लूप है। तो अब यहां पे एक्चुअली बी तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू, ये कुछ लोग जो बात कर रहे हैं ना बेटा, स्पेशली जब पढ़ाते हो बीच में करोगे ना, तुम्हारी हालत बेटा मैं ऐसी बना दूंगा ना। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे लूप की लेंथ होगी, तो लेंथ कितनी होगी उन पास, 2 पाई डी, 2 पाई डी। तो बी इंटू 2 पाई डी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमारे पास बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपका एग्जाम पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब जो बी है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। कल हमने बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन एक पढ़ी थी, दूसरी एप्लीकेशन आज हमने पढ़ ली बायो सावर्ट लॉ की। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में पढ़ लिया, सर्कुलर रिंग के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो पढ़ लिया, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया। यहां तक चैप्टर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला करेंगे कल।